देखो जी, जनरल एग्जामिनेशन सबको अच्छा से आना चाहिए ना, ये ऐसा टॉपिक है हमेशा काम आएगा। तो हम लोग जिसे अभी तो पढ़ रहे हैं कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो इसमें जो जनरल एग्जामिनेशन का सेगमेंट है, ये कोई भी सिस्टम हो ये सामान्य रहेगा। आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा, जनरल एग्जामिनेशन तो आप उसका करेंगे ही करेंगे, उसके बाद आप सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में जाएंगे। तो सिस्टम वाइज अलग अलग सिस्टेमिक एग्जामिनेशन होगा, लेकिन जनरल एग्जामिनेशन हमेशा सेम रहेगा। तो जनरल अपीयरेंस सबसे पहली चीज होती है। जैसे बच्चा आपके पास आया, पेशेंट आया, तो वो कैसा है, देखने में बीमार लग रहा है, चेहरा दुखी है, हंसमुख है, खेल रहा है, रो रहा है। तो जनरल अपीयरेंस में यही लिखना होता है कि पेशेंट इज लुकिंग सिक या नॉर्मल ना, या लाइंग ऑन द बेड, माने बेड पे सोया हुआ है, बैठा है, लेटा है, बेचैन है। एक नजर में जो आपको पेशेंट के अंदर समझ में आ रहा है, एक नजर में देख के, वो आपको जनरल अपीयरेंस हो जाएगा पेशेंट का। मतलब सामान्य वेशभूषा, देखने में कैसा दिखता है मरीज, ये इसमें लिखना होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाला चीज नहीं है। हाँ, इसमें अनुभव वाला चीज एक है कि आप देखते देखते पेशेंट, आपका एक्सपीरियंस ऐसा हो जाना चाहिए कि चेहरा देख के मरीज का आपको लग जाए कि मरीज वाकई में बीमार है। जैसे हमको अब इतना साल के अनुभव में ही पता चल जाता है कि रियली ज़्यादा सीरियस है, ये थोड़ा कम सीरियस है, और ये बिल्कुल ठीक है। ये जनरल अपीयरेंस से ही पता चल जाता है पेशेंट का। उसमें 90% सही रहेंगे, हम 10% हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन 90% टाइम्स एक्यूरेसी है कि आदमी जनरल अपीयरेंस देख के पता चल जाता है कि पेशेंट कैसा है। उसके बाद हमको पेशेंट का बिल्ड देखना होता है। बिल्ड मतलब कि एक कहता है कि फैटी है, चर्बीदार गोला है एकदम, एक है कि मस्कुलर बॉडी है इसका, एक है कि थीन एक है कि कुपोषित है, माल न्यूट्रिशन में है ना जी। बहुत तरीके का बिल्ड हो सकता है, बनावट शरीर का, तो हमें बिल्ड देखना होता है। अब अगर बिल्ड की बात हम बच्चों में करें तो हम यहाँ दो चीज देख लेते हैं बच्चों का, वेट, हाइट और हेड सरकमफेरेंस, या इसी को OFC भी कहते हैं, ऑक्सीपिटो फ्रंटल सरकमफेरेंस। तो बिल्ड में हम बच्चों में ही ये चीजें देख लेते हैं। इससे हमें एक जनरल ओवरऑल मरीज जो है वो किस तरीके का विकास उसका हुआ है वो हमको पता चलेगा। बच्चों की अगर बात करें तो अगर बच्चे का न्यूट्रिशन या कोई लंबी बीमारी चल रही होगी तो उसका वेट भी गड़बड़ हो जाएगा और हाइट भी गड़बड़ हो जाएगा, और न्यूरो कोई अंदर दिमाग में प्रॉब्लम चल रहा होगा तो उसका हेड सर्कमफ्रेंस भी क्या होगा, कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। कम हो जाएगा तो मतलब ब्रेन का ग्रोथ नहीं हो रहा है, और ज़्यादा हो गया मतलब ब्रेन में कोई ट्यूमर है, पानी है, गांठ है, कुछ भी हो सकता है। इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, ICSOL अगर होगा तो OFC क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। इंट्राक्रेनियल मतलब क्रेनियम के अंदर कोई स्पेस घेरने वाला लीजन है, वो क्या हो सकता है जी, पानी हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस। कोई गांठ हो सकता है, ट्यूमर, कीड़ी की गांठ हो सकती है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, NCC, या
टीबीएम, ट्यूबरकुलोमा हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि अंदर अगर कोई भी स्पेस घेरने वाला चीज है तो एफसी बढ़ जाएगा, और इसके उलट घट कब जाएगा जी? जब ब्रेन का ग्रोथ क्या हो गया? कम हो जाएगा। मान लीजिए कि हाइपोक्सिक इंसल्ट हुआ, बच्चे को पैदा हुआ बच्चा तो रोया नहीं, तो ब्रेन का बहुत सारा हिस्सा क्या हो गया? डैमेज हो गया। अब वो हिस्सा तो नॉर्मली ग्रोथ नहीं करेगा ना, ग्रो नहीं करेगा तो हेड सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको बड़ी बड़ी बीमारियों की तरफ इंडिकेट कर देंगे। हाइट है तो हाइट कभी भी एक्यूट कंडीशन में किसी का डिस्पेयर नहीं होगा बच्चे का। मतलब आज बीमार हुआ, एक हफ्ता दो हफ्ता की बीमारी में हाइट में फर्क नहीं पड़ेगा। हाइट में फर्क कब पड़ेगा? जो 3 महीना से ज्यादा बीमार हो बच्चा, ग्रेटर देन 3 मंथ इलनेस, तो उस स्थिति में हाइट क्या होगा? कम होना चालू हो जाएगा उसकी एज के हिसाब से। जैसे हम लोग ग्राफ देखते हैं, हम सिखाए गए ना कि ग्राफ में एक लीनियर ग्रोथ कर्व जा रहा है। मान लो कि ये ग्राफ है और ग्राफ में ऐसे जा रहा है ये, और अचानक यहाँ से फॉल कर गया इसका हाइट, तो इंडिकेटिव है कि कोई अंडरलाइन कंडीशन बच्चे में चल रही है। आइदर वो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई इवन कार्सिनोमा हो सकता है, कैंसर भी तो हो सकता है। कैंसर भी नहीं बढ़ेगा। हाँ? कैंसर कैंसर में से न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, बच्चा कुपोषित हो जाएगा और उसका हाइट फिर इम्पेयर होने लगेगा। तो आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां इससे पकड़ में आ जाएंगे। कहने के लिए छोटी चीज़ है, अगर आप रेगुलरली मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आपको पता ऐसे ही वेट है, वेट तो एक्यूट कंडीशन में गिर जाता है। 1 हफ्ते की बीमारी होगी तो ओवरऑल जो बिल्ड है पेशेंट का वो देखना बड़ा जरूरी है। अब फैटी पेशेंट है तो आपको इसके अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सोचने में आसानी होगी, क्योंकि फैटी है तो मेटाबॉलिक बीमारियां इसके अंदर होने के चांसेस। अच्छा, बीमारियों को ना हम लोग बांट लेते हैं। जैसे अगर कोई बीमारी है तो आमतौर पे देखोगे ना तो बीमारियों को ऐसे बांटा जाता है कि एक तो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, दूसरा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तीसरा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, चौथा है एलर्जिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स में तुम लोग को पता है कि गिनाना पड़ेगा। अरे यार, निमोनिया से लेके घाव से लेके जो बीमारी किसी इन्फेक्शियस कीटाणु की वजह से हो रहा है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कोई भी वो बीमारियों को हम इस ग्रुप में रखते हैं। शरीर में हम लोग जो खाते हैं क्या क्या होता है जी? शुगर, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, इनके चयापचय में अगर गड़बड़ी हो रही है, मेटाबॉलिज्म में, इनको पचाने में कोई दिक्कत हो रही है और उससे परेशानी जो उत्पन्न हो रही है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसके अंदर चीनी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है तो कौन सा बीमारी होता है? डायबिटीज मेलाइटस। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अगर गड़बड़ हो जाए तो क्वाशियोरकर और
मरासमस। वसा के गड़बड़ी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कौन कौन बीमारी होता है? ब्लड हाई बीपी, ब्लड प्रेशर और हार्ट का जितना बीमारी होता है, हार्ट डिजीज, और ब्रेन में स्ट्रोक होता है। ब्रेन हम एक बताया ना तुम लोगों की ये खून का नली है, इसमें चर्बी जमा हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और यहाँ से टूट के ये जाएगा और पतली नली को जाम कर देगा। इस घटना को क्या कहते हैं? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। और इसकी वजह से जो जाम होगा और इधर आगे खून नहीं जाएगा तो उसकी वजह से इंफेक्शन होता है। हेलो भाई, तो ये पूरा इवेंट ब्रेन में प्रॉब्लम करेगा, हार्ट में प्रॉब्लम करेगा, गुर्दा में प्रॉब्लम करेगा। हाँ? तो इन सब बीमारियों को हम कहाँ रखेंगे? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में। ऐसे ही मान लीजिए कि आपके शरीर में प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट होता है यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बढ़ गया आपके शरीर में तो जगह जगह ज्वाइंट में इकट्ठा होने लगा, गाउट। क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यूरिया क्रिएटिनिन गुर्दा के फेल होने की वजह से बढ़ने लगा तो इसमें रखेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक ना? तो बड़ा रेंज है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का। संयोग से पीडियाट्रिशियन के पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट कम आते हैं। हमारे पास जो सेगमेंट है वो इन्फेक्शियस डिजीज का है, एलर्जिक डिसऑर्डर का है और ऑटो इम्यून का कुछ है। जैसे कि हमारे पास एलर्जी वाला कौन सा है जी? ब्रोंकियल अस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, आर्टिकेरिया है, ये सब आएगा हमारे पास। ऑटो इम्यून में हमारे पास क्या क्या आएगा? कावासाकी डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज। हाँ, कल ही बताते रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो ये सब हमारे पास ऑटो इम्यून में आएगा। अब जब हम कभी बात करें ना कि अगर किसी का चर्बी बढ़ा हुआ है तो उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा है, तो समझ जाओगे बात को। कोई कुपोषित है तो उसके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज होने के चांसेस समझ में आ रहा है क्यों होगा? इम्यून सिस्टम इम्यून वीक हो जाएगा, बार बार इन्फेक्शन होगा, फिर एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाएगा। अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया एक बार तो उससे वो कुपोषित होगा और उससे उसकी इम्यूनिटी डाउन होगी। क्या इम्यूनिटी डाउन होगी तो फिर इन्फेक्शन होगा। तो इस चक्र में घूमते रहेगा कि नहीं वो? तो जो ये चक्र चलता है इसको विशियस साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं ना? विशियस साइकिल। तो ये मतलब है इन चीजों को जानना। अब बात करें बीपी की, तो बीपी तो भाई बहुत सारी चीजों को बता रहा है। बढ़ा है तो इंडिकेट कर रहा है कि हार्ट के ऊपर लोड पड़ रहा है, ठीक है। और कम है और वो अगर हार्ट के ऊपर लोड पड़ रहा है तो ऐसे पेशेंट्स में ये हार्ट डिजीज होने के और स्ट्रोक होने के चांसेस, गुर्दा की बीमारी होने के, रेटिनल हेमरेज होने के चांसेस हैं कि नहीं है? तो एक बीपी
आपको उतनी बीमारियों के बारे में इंडिकेट कर देगा। बीपी अगर डाउन है तो उसी तरीके से शॉक को बताएगा कि पेशेंट शॉक में जा रहा है कि नहीं। अब पल्स की अगर बात की जाए तो पल्स भी अगेन अगर बहुत अच्छा है पल्स ठीक है। तो पल्स से हमको क्या पता चल जाएगा जी? पल्स देखो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। नहीं ज्यादा है तो मतलब कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें हार्ट का रफ्तार क्या हुआ, बढ़ गया, हार्ट को ज्यादा पंप करना। घटा हुआ है मतलब पेशेंट शॉक में जा रहा है। इरेगुलर है मतलब हार्ट बीट क्या है, रेगुलर हार्ट पंप नहीं कर रहा है। एब्सेंट है मतलब तो एक पल्स तुम अगर चेक करोगे पेशेंट का तो उससे तुम हार्ट की बीमारी पता लगा सकते हो, नहीं लगा लोगे? हार्ट का अगर बीट इरेगुलर है तो बिना इसी चीज का कह दोगे कि इसको ब्लॉकेज है, हार्ट में ब्लॉक है। इसमें कौन सा ब्लॉक जी? कंडक्शन ब्लॉक। ब्लॉक से बड़ा कंफ्यूजन है हार्ट के संबंध में। हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। ये अगर हार्ट है तो इसको जो ब्लड सप्लाई में बाधा होती है तो इसको मैं कभी ब्लॉक नहीं कहूँगा। आमतौर पे लोग इसको भी ब्लॉकेज कहते हैं कि आर्टरी में क्या है, ब्लॉकेज है। लेकिन ब्लॉकेज से अब ब्लॉक का एक संबंध मत मानिएगा। ये दूसरा बीमारी, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रमोट करेगा। फर्दर उससे जाके मायोकार्डियल इंफाक्शन और एंजाइना, इन सब चीजों को प्रमोट करेगा जो खून के नली के अंदर ब्लॉक है। एक हम सिखाए थे कि यहाँ ऐसे नोड होता है, यहाँ ए बी नोड होता है, बंडल ब्रांचेज होती हैं, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल और फिर पुरकिंजे फाइबर्स। तो जो ये इसके सिस्टम में जो विद्युत का प्रवाह है उसमें जब गड़बड़ी आएगा तो पल्स रेट क्या हो जाएगा, इसके ब्लॉकेज से पल्स रेट थोड़ी रेगुलर होगा। इसके ब्लॉकेज से क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम, छाती में दर्द हो, एंजाइनल पेन होगा। उस पेन पे भी अगर आप आराम नहीं दिए पेशेंट को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे जो आएगा वो क्या आएगा, एमआई को हम लोग क्या कहते हैं, मायोकार्डियल। हार्ट अटैक इसी को कहा जाता है। अब फेलियर क्या होता है, हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म फेल कर गया। तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉकेज, ये एकदम दिमाग में बैठा लो, तुम लोग कंफ्यूज मत होना। अगर हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो हम इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात कर रहे हैं कि कंडक्शन में क्या है, प्रॉब्लम हो रहा है, तार गड़बड़ाया है। और हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये आर्टरियों में क्या है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है और खून के बहाव को वो जाने नहीं दे रहा है, सप्लाई नहीं दे रहा है दीवार को, तो इससे दर्द और हार्ट अटैक आ रहा है। अब मान लो हार्ट अटैक आया, ये मेरा हार्ट है, हार्ट का इतना दूर का हिस्सा क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो इसका पंपिंग कैपेसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। पंपिंग कैपेसिटी जब कम होगा तो पंप फेलियर में जाएगा और फेल करते करते एक दिन ऐसा आएगा ना कि जब ये पंप करके नहीं फेंकेगा तो पूरे शरीर में सूजन होने लगेगा। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर, CHF कहा जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो अब इन तीन चीजों में आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम पहले भी सिखा चुके हैं वैसे। तो आप एक पल्स रेट से, अगर पल्स रेट बढ़ा हुआ है
तो आप समझ रहे हैं कि हार्ट को किसी वजह से ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है। वो वजह कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कहीं पे स्ट्रोक हो सकता है, हैं? या पेशेंट इनिशियली शॉक में जा रहा हो, शॉक में पहले पल्स रेट बढ़ेगा, फिर बाद में डाउन होगा। पल्स रेट घटा हुआ है, इसका मतलब कि हाइपोवॉल्मिक शॉक हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है। पल्स रेट इरेगुलर है, इसका मतलब ही है कि ये जो यहाँ से यहाँ जो फायरिंग हो रहा है ना, इलेक्ट्रिकल फायरिंग, वो रेगुलर नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि अटैक पड़ गया पेशेंट को, ये हिस्सा क्या हो गया उसका डैमेज हो गया, तो लेफ्ट बंडल ब्रांच बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, तो हाँ जो पल्स आएगा वो इरेगुलर पल्स आएगा। और हो सकता है कि 3 बार फड़का और थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहा, फिर 4 बार फड़का, फिर साइलेंट रहा, तो ये क्या है? ये ब्लॉकेज है, ये वाला ब्लॉकेज। ईसीजी से क्लियर होगा, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ईसीजी पढ़ाएंगे जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्लिनिकल मेथड में पढ़ाएंगे तो ईसीजी वहाँ बताएंगे। तो अभी के लिए इतना समझिए क्यों जरूरी है पल्स रेट देखना। हर मरीज का, हम बच्चों का सबका चेक करते हैं, तुम्हें पता है ध्यान देता है कि नहीं देता है। आला लगाने के टाइम में एक हाथ पे चला जाता है उसका, और तीनों उंगली रख के उसका पल्स चेक हो जाता है तुरंत। सब बच्चे का देखते हैं, न्यूनेट तक का चेक करते हैं, देखा है कभी? पल्स चेक करने का बेटा, तीनों उंगली बाहर निकालो ऐसे, 3 उंगली, और जिधर अंगूठा है वहां पे ऐसे रखो। कहाँ रखो? देखो हम कहाँ रखे, कहाँ रख रहा है हाथ, देखो अपना कहाँ रख रहा है। और ऊपर आप एकदम अंगूठा जहाँ एंड कर रहा है वहीं रखो ना जी, और नीचे नीचे रखो। ये है पल्स। छोटा बच्चा को तुम देखा होगा, अक्सर हम दोनों जगह चेक करते हैं पल्स उसका, दोनों जगह में। कई बार क्या होता है कि हार्ट का जो सप्लाई होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, पेटेंट डॉक्टर सर्टिफिकेट होता है, उसमें क्या होता है कि राइट साइड में पल्स दूसरा आएगा, इधर पल्स दूसरा, तो इसलिए पल्स देखना जरूरी। पल्स के बारे में हम लोग और बात करेंगे जब सिस्टेमिक एग्जामिनेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहाँ पल्स हम लोग सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग का जनरल एग्जामिनेशन में पल्स पढ़ते हैं, वहाँ हम लोग सिस्टेमिक एग्जामिनेशन के अंदर पल्स पढ़ेंगे, तो पल्स का बहुत वेरिएशन वहाँ देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही जानिए आप लोग। रेस्पिरेटरी रेट से ये भी अगेन बढ़ा हो सकता है, घटा हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, और एब्सेंट हो सकता है। बढ़ा है तो मतलब कि फेफड़ा को ऑक्सीजन पकड़ने में दिक्कत हो रही है, तो या तो फेफड़ा का कोई पार्ट डैमेज है, यही ना हुआ, तभी ना फेफड़ा का सरफेस एरिया क्या हुआ, अब तो वो फेफड़ा है इतना दूर डैमेज हो गया, निमोनिया से, चाहे कैंसर से, चाहे ट्यूमर से, चाहे ब्लीडिंग से, चाहे पानी भरने से, तो बाकी 1.5 हिस्सा को ना काम करना पड़ रहा है, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा तो रेस्पिरेटरी रेट व्हाट नेचुरल है। कल बताए थे ना, डिस्निया पढ़ाए थे, ब्रीथलेसनेस पढ़ाए थे, बताए थे ना कि 2 वजह है सांस का बढ़ने का। एक तो ऑक्सीजन का खपत शरीर में बढ़ गया, जैसे पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो गया ना जी। एक हीमोग्लोबिन 4 को ऑक्सीजन को ढोता है, मान लो शरीर में 10 ग्राम हीमोग्लोबिन है, और एक शरीर में 5 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो 5 ग्राम वाले शरीर को ज्यादा बार सांस लेना पड़ेगा नहीं, तो इसलिए रेस्पिरेटरी रेट बढ़ना। फिर घटने का मतलब है कि हो सकता है पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा हो, पहले बढ़ा रहा हो, घट रहा है, तो घटने के क्रम में उसका मतलब जब उसकी जो छाती की मसल्स हैं वो थक रही है, उसको वेंटिलेटर का जरूरत। इरेगुलर हो सकता है, मान लीजिए पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो उसका सांस कैसा हो जाएगा,
इरेगुलर हो जाएगा। मेनिंजाइटिस हो गया, सांस कैसा हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। एसिडोसिस हो गया, सांस उसका स्माउथ ब्रीदिंग करेगा, एसिडोसिस होगा तो एक स्माउथ ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग का बहुत चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग होता है। अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गया, चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग होगा। इसका भी डिटेल हम लोग रेस्पिरेटरी पैटर्न पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे। जनरल एग्जामिनेशन में इतना ही जानना होता है। उसके बाद हम लोग को 5 गो चीज देखना होता है। साइनोसिस, साइनोसिस मतलब नाखून का ये हिस्सा, ओठ का हिस्सा, नाक का हिस्सा, पैरों की उंगलियों का नीला पड़ना। ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, ये नीला पड़ने लगेगा। अभी नीला पड़ने का कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है सिंपल, या हार्ट में कोई कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, बॉडी ठंडा ठंडा होने से भी हो सकता है। तो अलग अलग कारण हो सकता है। वो सारी ये मॉडल बनाते हैं तो बोले ना काय करते हैं अब मेरे से पूछा है दुनिया में ना बोलूँगा लेट कर बोलो नहीं लेट कर यहाँ पे एक चीज जानना जरूरी होगा। रेस्पिरेटरी फेल्यूर जब होता है पेशेंट को, मतलब उसका रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। ये 2 तरीके का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेल्यूर कहा जाता है जहाँ पे केवल ब्लड में O2 कम है, और जहाँ O2 कम है और साथ में CO2 का लेवल बढ़ गया, ये टाइप 2 है। तो साइनोसिस केवल टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्यूर में डेवलप करेगा। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेल्यूर में साइनोसिस नहीं डेवलप करेगा। क्योंकि होता क्या है कि देखो, जो एफिनिटी है ऑक्सीजन की ना, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने का जो प्रेम है,